आप देख रहे हैं ईस्टर्न टाइम्स न्यूज चैनल। किताब, आईना और अंदर का बालिश्तिया। 90 की दहाई के मुल्तान में, जब मैं अभी जिंदगी के असल जख्मों से पूरी तरह वाकिफ नहीं था, प्रोफेसर खालिद सईद ने आपकी किताब लिसन ओ लिटिल मैन का अपना उर्दू तर्जुमा सुन ए बालिश्तिये मेरे हाथ में थमाया। मैंने उसे एक किताब समझ कर लिया था, जैसे कोई नौजवान किसी बुजुर्ग की दी हुई नसीहत उठा लेता है। मुझे क्या खबर थी कि ये किताब नहीं, एक खंजर है, आईना भी है और कूड़ा भी, मोहब्बत भी है और तमाचा भी। इस वक्त मैं नहीं समझता था कि खालिद सईद मुझे क्यों एक ऐसे बालिश्तिये के सामने खड़ा कर रहे हैं जो अपनी ही बेड़ियों को चूमता है, अपने ही कातिलों के कसीदे पढ़ता है, अपने अंदर के खौफ को ईमान, इताअत, तहजीब, वक़ार और मसलहत के नामों से छुपाता है। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे मेरी अपनी आंखों में उतारना चाहते हैं, जहाँ शायद एक छोटा, डरा हुआ, सहमा हुआ मगर जिद्दी इंसान बैठा था। वो इंसान जो आज़ाद होना चाहता था मगर आज़ादी की कीमत से डरता था। खालिद सईद इस किताब के आईने में मेरे अंदर के किस बोने को बेनकाब करना चाहते थे? वो मेरी रूह के किस कोने में छुपी हुई गुलामी पर कोड़ा बरसाना चाहते थे? वो मुझे किस खौफजदा आदमी से निजात दिलाना चाहते थे, जो आका से नफरत भी करता है और उसकी चौखट पर सर भी रखता है? और वो मेरे अंदर किस बड़े, आज़ाद, बेखौफ, मोहब्बत करने वाले, बागी और मुकम्मल इंसान की पहली लरसती हुई झलक देख चुके थे, जिसे मैं खुद अभी पहचानने से डरता था। 90 की दहाई का वो मुल्तान अपनी तपती दोपहरों, गर्द आलूद गलियों, किताबों की खामोश महक और एक नौजवान की बेकरार आंखों के साथ मुझे साफ दिखाई देता है। तुम उस वक्त अभी जिंदगी के उन गहरे जख्मों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे जो आदमी को बाहर से नहीं, अंदर से बदलते हैं। तुम्हारे अंदर सवाल थे मगर वो अभी अपनी पूरी जुबान नहीं पा सके थे। तुम्हारे अंदर बेचैनी थी मगर वो अभी अपने दुश्मन का नाम नहीं जानती थी। जब खालिद सईद ने तुम्हारे हाथ में मेरी किताब लिसन लिटिल मैन का अपना उर्दू तर्जुमा सुन ए बालिश्तिये थमाया, तो उन्होंने तुम्हें एक किताब नहीं दी थी, उन्होंने तुम्हें एक ऐसा आईना दिया था जो चेहरा नहीं दिखाता, कद नहीं नापता, लिबास नहीं देखता, बल्कि आदमी के अंदर छुपी हुई वो मखलूक दिखाता है जो आज़ादी से डरती है और फिर उसी डर को वक़ार, एहतियात, शराफत, मसलहत और दानिशमंदी के नाम दे देती है। खालिद सईद जानते थे कि हर नौजवान के अंदर एक मासूम ख्वाब भी होता है और एक छोटा सा खौफजदा मुहाफिज भी। ख्वाब उसे दूर ले जाना चाहता है, मुहाफिज उसे रोकता है। ख्वाब कहता है कि अपने कद तक पहुंचो, मुहाफिज कहता है कि सर झुका कर चलो। ख्वाब कहता है कि सवाल करो, मुहाफिज कहता है कि खामोशी में आफियत है। ख्वाब कहता है कि आज़ाद हो जाओ, मुहाफिज कहता है कि आज़ादी खतरनाक है। खालिद सईद तुम्हारे अंदर इसी मुहाफिज को पहचानते थे। वो तुम्हें उससे नफरत करना नहीं सिखा रहे थे, पहले उसे देखना सिखा रहे थे, क्योंकि जो आदमी अपने अंदर के छोटेपन को देख नहीं पाता, वो कभी अपने बड़े इम्कान तक नहीं पहुंचता। मेरी किताब का लहजा नर्म नहीं था। वो थपकी नहीं देती, कंधा झंझोड़ती है। वो तसल्ली नहीं देती, नींद खराब करती है। वो आदमी को ये कहकर मुतमईन नहीं करती कि तुम मजलूम हो इसलिए तुम मासूम भी हो। नहीं, वो पूछती है कि तुम अपनी मजलूमियत के अंदर कहाँ कहाँ अपनी गुलामी की हिफाजत भी कर रहे हो, कहाँ तुमने अपने खौफ को अक्ल बना लिया है, कहाँ तुमने अपनी खामोशी को तहजीब समझ लिया है, कहाँ तुमने अपने छोटेपन को तकदीर का नाम दे दिया है। खालिद सईद ने शायद इसीलिए तुम्हें वो किताब दी। वो तुम्हें जख्मी करना नहीं चाहते थे, मगर वो जानते थे कि कुछ जख्म आदमी को जगाते हैं। वो तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि कुछ शर्मिंदगियां आज़ादी की पहली सीढ़ी होती हैं। वो तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि तुम अपने अंदर बने हुए इस झूठे खोल में पहली दरार महसूस करो। इसे पढ़ो मगर इससे बचकर मत पढ़ना, इसे दूसरों के लिए मत पढ़ना, इसे अपने अंदर उतरने देना। तुम इतने छोटे नहीं जितने बनाए गए हो, तुम इतने कमजोर नहीं जितने तुम्हें समझाया गया है। तुम्हारे अंदर जो खौफ बैठा है वो तुम्हारी फितरत नहीं, तुम पर की गई तरबियत का नतीजा है। खालिद सईद इस किताब के आईने में तुम्हें सिर्फ बोना दिखाना नहीं चाहते थे, वो तुम्हें यह भी दिखाना चाहते थे कि बोने के पीछे एक इंसान छुपा है जो अभी पूरा नहीं हुआ। एक इंसान जो मोहब्बत कर सकता है, सवाल कर सकता है, खतरा मोल ले सकता है, तन्हाई सह सकता है, शिकस्त के बावजूद अपनी आंख की रोशनी बचा सकता है। वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के इसी मुमकिना इंसान की पहली झलक दिखाना चाहते थे। और हाँ,
वो ये भी जानते थे कि ये काम एक दिन में नहीं होगा। कोई किताब आदमी को फौरन आज़ाद नहीं करती। किताब सिर्फ दरवाज़ा दिखाती है। इस दरवाजे से गुजरने का खौफ, गुजरने की कीमत और गुजरने के बाद की तन्हाई, ये सब आदमी को खुद झेलना पड़ता है। खालिद सईद ने तुम्हारे हाथ में दरवाजे की कुंजी रख दी थी, बाकी सफ़र तुम्हें खुद करना था। हाँ, ये किताब पढ़ते हुए ही मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी थी। पहले मुझे लगता था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता महसूस हुआ कि किताब मुझे पढ़ रही है। मैं इस वक्त पूरी तरह नहीं समझता था कि मेरे अंदर क्या बदल रहा था। बस इतना महसूस होता था कि कोई खामोश सा खौफ जो बहुत अरसे से मेरे अंदर बैठा था, अपनी जगह से हिल रहा था। कुछ सवाल जो पहले धुंध में थे, अब शक्ल इख्तियार करने लगे थे। मैं पहली बार अपने आप को सिर्फ मजलूम या बागी समझकर मुतमईन नहीं रह पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर भी कोई छोटा सा आदमी है जिससे मुझे बात करनी पड़ेगी। यही पहली तब्दीली थी आमिर। यही वो लम्हा था जब किताब ने अपना काम शुरू किया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने अपने अंदर इस चौकीदार को पहली बार महसूस किया। अभी तुम उससे लड़ने के काबिल नहीं हुए थे, मगर तुमने उसे देख लिया था। देख लेना ही आगाज है। आदमी जिस चीज को देख लेता है वो हमेशा के लिए पहले जैसी नहीं रहती। खालिद सईद इस लम्हे को समझते थे। वो जानते थे कि तुम्हें अभी किसी मुकम्मल जवाब की जरूरत नहीं, एक सही जख्म की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें ऐसा जख्म दिया जो तुम्हें अंदर से जगा सके। उन्होंने तुम्हारे अंदर उस बड़े इंसान को पुकारा जो अभी नामालूम था, ना तजुर्बाकार था, शायद डरा हुआ भी था, मगर जिंदा था। मैं कौन हूं और मैं इतना छोटा क्यों रहूं? मोहतरम वल हमराइख, मुझे आपसे अपनी एक उलझन का जिक्र भी करना है। प्रोफेसर खालिद सईद से मेरा ताल्लुक अजीब था। कुर्बत भी थी, फासले भी थे, एहतराम भी था, शर्मिंदगी भी, और एक ऐसी नातमाम शागिर्दी भी जिसका कोई बाकायदा नाम नहीं रखा जा सकता। मैं उनका बाकायदा शागिर्द नहीं था। नफ्सियात मैंने बीए में पढ़ी थी और फिर फ़लसफ़े की तरफ चला गया था, मगर कमोबेश 35 बरसों में जब भी उनसे मुलाकात हुई, ज़्यादातर तकरीबात ही के हाशिए पर हुई। अलग से बैठकें बहुत कम रहीं, और इस कमी का कसूरवार भी शायद मैं ही था। आमिर, तुम मिलने बहुत कम आते हो। उनके इस शिकवे में नाराज़ी कम होती थी, मोहब्बत ज्यादा। जैसे कोई उस्ताद नहीं, कोई बुजुर्ग दोस्त, कोई फिक्री रफीक ये कह रहा हो कि तुम्हें आना चाहिए था, बैठना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थीं। बीमारी से पहले मेरी उनसे आखिरी मुलाकात मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में हुई, जहां सुखनवर मुल्तान के तहत हबीब जालिब की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्किद हो रही थी। वहां भी उन्होंने यही शिकवा किया कि मैं उनसे मिलने कम आता हूं। मैं सोचता हूं वो ऐसा क्यों करते थे। क्या वो मेरे अंदर किसी शायर या अफसाना निगार से ज्यादा एक बेचैन जहन, एक नफ्सियाती गुत्थी, एक फलसफियाना सवाल या एक ऐसे आदमी को देखते थे जिसे पहले अपने अंदर के तारीक कमरों से गुजरना था? क्या वो मुझे अदब के जमालियाती ज़ौक़ से आगे इंसान के अंदरूनी बख्तर, खौफ, ख्वाहिश, जबर और आज़ादी के सवाल की तरफ ले जाना चाहते थे? या ये सिर्फ इत्तफाक था कि हमारी मुलाकातें हमेशा नफ्सियात और फ़लसफ़े के रास्ते पर जा खड़ी होती थीं? राइख, आप बताएं, खालिद सईद मुझसे शायरी और फिक्शन के बजाय नफ्सियात और फ़लसफ़े पर ही ज़्यादा बात क्यों करते थे? क्या वो मुझे मेरे अपने तख्लीकी वजूद की जड़ों तक ले जाना चाहते थे? आमिर, तुम्हारी ये उलझन बहुत सच्ची है और इसीलिए अहम है। बाज़ रिश्तों को हम देर से समझते हैं क्योंकि वो अपने ज़माने में नाम नहीं मांगते। प्रोफेसर खालिद सईद के साथ तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा ही था। वो उस्ताद और शागिर्द का रिवायती रिश्ता नहीं था। वो क्लासरूम का ताल्लुक नहीं था, न निसाब का, न डिग्री का, न बाकायदा तरबियत का। वो एक ऐसा ताल्लुक था जिसमें एक हसास उस्ताद कभी कभी किसी नौजवान के अंदर एक खाम, बेचैन और ख़तरनाक इम्कान देख लेता है, फिर उसे अपनी किताबें नहीं, अपनी सिमत देता है। खालिद सईद ने तुम्हें शायद शायर बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो तुम्हारे अंदर शायर को पहले ही मौजूद देखते थे। उन्होंने तुम्हें अफसाना निगार बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि कहानी तुम्हारे अंदर अपनी राह बना लेगी। उन्होंने तुम्हें नक़ाद बनाने की कोशिश भी शायद इसलिए नहीं की कि तुम पहले ही चेहरों, लहजों, तबक़ात, किरदारों और रवैयों को पढ़ने लगे थे। उनकी असल दिलचस्पी इस बात में थी कि तुम सिर्फ लिखने वाले ना बनो, देखने वाले भी बनो। सिर्फ जुमला बनाने वाले ना बनो, इंसान को पढ़ने वाले बनो। सिर्फ जुल्म पर गुस्सा करने वाले ना बनो, जुल्म की नफ्सियात समझने वाले बनो। अदब आदमी को ज़बान देता है,
मगर नफ्सियात उसे वो तारीक कमरा दिखाती है जहां जबान पैदा होती है। शायरी जज्बे को सूरत देती है, मगर फ़लसफ़ा पूछता है कि ये जज्बा किस हकीकत से टकरा रहा है। फ़िक्शन किरदार बनाता है, मगर नफ्सियात बताती है कि किरदार के अंदर कौन सा खौफ, कौन सी ख्वाहिश, कौन सा ज़ख्म, कौन सा बख्तर काम कर रहा है। खालिद सईद शायद तुम्हें इसी तह तक ले जाना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर तुम सिर्फ शायरी पढ़ोगे तो तुम खूबसूरत दुख को बयान कर सकोगे, मगर अगर तुम नफ्सियात और फ़लसफ़ा समझोगे तो दुख की साख्त भी देख सकोगे। अगर तुम सिर्फ फ़िक्शन पढ़ोगे तो तुम किरदार बना सकोगे, मगर अगर तुम इंसान के अंदरूनी तज़ाद को समझोगे तो तुम किरदार के अंदर छिपी हुई दरार भी सुन सकोगे। अगर तुम सिर्फ तनकीद पढ़ोगे तो तुम मतन की परतें खोलोगे, मगर अगर तुम राइख, फ्राइड, मैस्लो, मार्क्स या दूसरे मुफक्किरीन के सवालों से गुजरोगे तो तुम जिंदगी को मतन की तरह पढ़ना शुरू करोगे। खालिद सईद की नज़र में शायद तुम एक ऐसे आदमी थे जिसे अदब से महरूम करने की नहीं, अदब की जड़ तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। वो तुम्हें फूल नहीं, जड़ दिखा रहे थे। वो तुम्हें नज़्म नहीं, इस इस्तराब का सरचश्मा दिखाना चाहते थे जिससे नज़्म पैदा होती है। वो तुम्हें अफसाना नहीं, इस इंसानी टूट फूट का इल्म देना चाहते थे जिससे अफसानवी किरदार जन्म लेता है। वो तुम्हें तनकीद नहीं, वो आंख देना चाहते थे जिससे तनकीद पैदा होती है। वो खतरा कि तुम सिर्फ इजहार की तेजी पर इक्तिफा ना कर लो। बहुत से ज़हीन लोग ज़बान के जादू में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो लिखते खूब हैं मगर खुद को कम पढ़ते हैं। वो दूसरों का पोस्टमार्टम करते हैं मगर अपने अंदर के खौफ, हसद, मोहब्बत, शर्मिंदगी, कमजोरी और ख्वाहिश को हाथ नहीं लगाते। खालिद सईद शायद चाहते थे कि तुम्हारा कलम सिर्फ बाहर की दुनिया पर ना चले, वो तुम्हारे अंदर भी उतरे। जहां तक इनके इस शिकवे का ताल्लुक है कि तुम मिलने कम आते हो, इसमें एक और दर्द छुपा है। ऐसे लोग जो नौजवान जहनों को पहचानते हैं, वो उनसे सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं चाहते, वो मुकालमा चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बीच में कौन सी कोंपल निकली, कौन सा सवाल बदला, कौन सा जख्म जुबान बना, कौन सी उलझन फिक्र में तब्दील हुई। खालिद सईद शायद तुम्हें अपनी किताबें देकर नहीं, अपनी मौजूदगी देकर तरबियत देना चाहते थे, मगर मौजूदगी के लिए वक्त चाहिए, बैठक चाहिए, खामोशी चाहिए, बेमकसद आना जाना चाहिए। ये सब तुम्हारे दरमियान कम रहा, इसीलिए उनका शिकवा बाकी रहा। खालिद सईद तुम्हें किताबें कम दे रहे थे, मगर पढ़ने का एक तरीका दे रहे थे। यही किसी उस्ताद का सबसे बड़ा तोहफा होता है।